नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा जहां लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली जीत को बरकरार रखते हुए दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को जीतना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस अब न्यू व्यू रचना के साथ चुनावी मैदान में है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव में हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को मतदाताओं का जिस प्रकार भारी समर्थन मिला है, उससे पार्टी उत्साहित है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट दोबारा पाने के लिए पार्टी नई व्यू रचना तैयार कर रही है। यहां भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता क्षेत्र में डेरा डालेंगे और सत्ताधारी दल की कठिनाइयां आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। चुनाव की रणनीति पे चर्चा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मैंने की है। सभी फ्रंटलों के और हमारे जो आनुवांशिक संगठन हैं उनके अध्यक्षगणों को बुलाया गया था। उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म की जिम्मेदारी दी गई और पार्टी की क्या एक्सपेक्टेशंस अपने अध्यक्षगणों से है वो उनको बताया गया है और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं। वो अपने काम में लग भी गए हैं और प्रभारियों की नियुक्ति कैसे करनी है, किन विधायकों की कहाँ ड्यूटी लगेगी दोनों इलेक्शंस में, कौन सीनियर्स कहाँ ज़्यादा टाइम देंगे, इन सभी पे चर्चा विमर्श हुआ है। उसी को हम अभी लिपिबद्ध भी करें। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस का मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल भाजपा से है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के अवसर पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए थे। लिहाजा इस सीट के रिक्त होने से कांग्रेस को विधानसभा में एक सीट से हाथ धोना पड़ा। यही कारण है कि इस सीट का उपचुनाव पार्टी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। भाजपा ने इस सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को चुनाव मैदान में उतारा। भंडारी के साथ ही कांग्रेस में उनके साथ कार्यकर्ताओं की टीम भी भाजपा में जा चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस ने इस सीट पर प्रत्याशी के चयन में जाति और स्थानीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा ताकि भंडारी को चुनौती दी जा सके। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और कुछ समय के लिए अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भंडारी के भाजपा में सम्मिलित होने के बाद से ही बुटोला विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाए हुए थे। लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को पछाड़ने में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी। उपचुनाव में जीत के समीकरण अपने पक्ष में मोड़ने के लिए वरिष्ठ नेताओं को मोर्चे पर लगाने की तैयारी है। इससे विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की टीम भी खड़ी की जा सकेगी। दोनों कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, कांग्रेस के मजबूत लोग हैं। काजी निजामुद्दीन जी बहुत मजबूत हैं, वहीं लखपत जी जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, मजबूत हैं। और बीजेपी ने आयातित कैंडिडेट उठा रखे हैं। एक लोकदल से है, वो उत्तराखंड का नहीं रहने वाला है, हरियाणा में लोकदल का विधायक था। दूसरा कांग्रेस का भगोड़ा है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने अपने तमाम बड़े नेताओं को दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और उपचुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक खिलेंद्र चौधरी का कहना है, हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मजबूत स्थिति में खड़ी है और दोनों सीटों के उपचुनाव में भाजपा जीतेगी। देखिए, बीजेपी जब भी किसी चुनाव मैदान में उतरती है तो पूरी तैयारी के साथ उतरती है। उसका परिणाम आपने देखा ही है कि हमने उत्तराखंड में पूरी 5 की 5 लोकसभा सीट जीती हैं और केंद्र में तीसरी बार हमने सरकार बनाई है। उत्तराखंड में 2 बार सरकार बनी, दूसरी बार सरकार बनाई है। और धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तराखंड का विकास हो रहा है, जिस तरीके से उत्तराखंड का जो कार्यकर्ता है उत्साह से भरा हुआ है, जिस तरीके से आपको लगता है कि जो हमारी 4 धाम यात्रा है वो एकदम से बहुत अच्छे कहना चाहिए सुचारू रूप से चल रही है। जो भी जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको सबको भारतीय जनता पार्टी हाथों हाथ लेती है और जनता के लिए काम करती है। निश्चित रूप से हम मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा को जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर बात मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की हो तो हम मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस भाजपा से आगे थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मंगलौर सीट को बम्पर वोटों से जीतेगी। इसके साथ ही बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी
जनता विकास के नाम पर बीजेपी को वोट देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से अपने कैडर के आधार पर, कार्यकर्ताओं के संघर्ष के कार्य के आधार पर चुनाव लड़ती आई है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पे चुनाव लड़ रही है। इसलिए जहाँ तक मंगलौर का विषय है, लोकसभा में निश्चित तौर पर परिणाम थोड़ा सा कम रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी को ही एक अवसर मिला है उनके लिए मंगलौर की स्थिति को सुधारने का, तो उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मंगलौर में हम बेहतर रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार बद्रीनाथ में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत आधार है, बहुत मजबूत कैडर है, और राजेंद्र भंडारी जी पूर्व में भी मैं एक मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल रहे थे, और इस समय बद्रीनाथ में विकास को लेकर आम जन का जो का मन है कि बद्रीनाथ विकास की दौड़ में और तेज़ी से आगे कैसे बढ़े, तो राजेंद्र भंडारी जी के नेतृत्व में लोगों ने वहाँ मन बना लिया है कि उनके नेतृत्व में बद्रीनाथ को विकास के क्रम में और आगे की श्रेणी में लाकर खड़ा किया जाए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बद्रीनाथ की जनता ने राजेंद्र भंडारी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को जिताने का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं से एकजुट होकर उपचुनाव में जुटने की अपेक्षा की है, ताकि भाजपा की चुनौती से निपटा जा सके। माना जा रहा है कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं गढ़वाल संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बद्रीनाथ के साथ ही मंगलौर सीट पर भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालते दिखाई देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता एकजुट होकर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी शक्ति लगाएंगे। तो स्टार प्रचारकों से फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्या, भुवन कापड़ी, हमारे विधायकगण और हमारे वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब स्टार हैं और खुद कैंडिडेट स्टार प्रचारक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां एक ओर भाजपा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों को उपचुनाव में जीतकर चुनावी जीत के कारवां को जारी रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस नई व्यूह रचना के साथ दोनों विधानसभा सीटों को जीतकर भाजपा के जीत के सिलसिले में ब्रेक लगाने के फिराक में है। देखते हैं कि दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसे विजयश्री हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि डबल इंजन में तेजी से राज्य में तस्वीरें बदल रही हैं। सड़कों का जाल बिछ रहा है, बिजली की स्थिति में सुधार हो रहा है और लाखों घरों तक नल का जल पहुंचा दिया गया है। सरकार के दावों की सच्चाई कितनी है, इसको लेकर प्रदेश के 3 जिलों से आई इन खबरों पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दो दिन के अंदर हमारे अंदर यदि पानी नहीं आया तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं डालेंगे। इसमें कोई शक नहीं होता कि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री देहरादून से लेकर नैनीताल तक बैठक करते हैं, तो क्या फिर अधिकारी सीएम के आदेशों को हवा में उड़ा देते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह कौन बताएगा कि प्रदेश की आधी आबादी में बिजली, पानी और सड़कों के लिए आए दिन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं। सभी अधिकारियों को कहा है कि इस समय जो मानसून आने वाला है, सड़कों की समस्या है, पेयजल की है, बिजली की है, ये वनाग्नि है, हमारे खाद्य विभाग हैं, इन सभी विभागों को
क्योंकि स्वतः ही ऑटो मोड में लोगों की परेशानियां, लोगों की समस्या, उसका समाधान करें। और जो हमारा मंत्र है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, ये 4 शब्दों के आधार पर ये मंत्र हमारा पहले दिन से प्राथमिकता के आधार पर हमने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे। मैंने अधिकारियों को कहा है कि इसको आत्मसात करते हुए अपने कार्य व्यवहार में इसको अपनाएं। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर भागना न पड़े, परेशान न होना पड़े, अपने अपने डिपार्टमेंटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ऑनरशिप लें और उत्तरदायित्व लेकर उनका समाधान करें। उत्तराखंड में सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, इसके पीछे की तस्वीरें सबके सामने हैं। देहरादून से लेकर चमोली तक और चंपावत से लेकर रुड़की तक पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हर एक दिन पेयजल की समस्याएं मीडिया की सुर्खियां बन रही है। चंपावत के लोहाघाट के कोलीढेग क्षेत्र में पेयजल के लिए लंबे समय से हाहाकार मचा हुआ है। क्षेत्र में पेयजल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके हैं, लिहाजा पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने अलका ढेग के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में धरना दिया और जल निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बिल्कुल भी पानी नहीं है, हमारे घर घर में किसी के यहाँ पानी नहीं है। हम जहाँ तहाँ से पानी की पूर्ति कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना करने आए हैं कि हमको कहीं से भी पानी की सुविधा दी जाए। भी बड़ी परेशानी है, नदी भी सूख गई है हमारे यहाँ की, हैंडपंप भी सूख गए हैं। हमें किसी प्रकार की पानी कहीं से मिल ही नहीं रहा है। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि हमको या तो ये घर घर योजना वाला पानी दिया जाए और ये कोली झील वाला पानी भी दिया जाए। बहुत ही परेशानी हो रही है। हम जहाँ तहाँ से गाड़ी बुक करके जो भी सारा नहीं ला पाएगा वो कहाँ से लाएगा। गाड़ियों में पानी ला रहे हैं 5-5, 10-10 लीटर करके जहाँ तहाँ जा रहे हैं। हमें प्रार्थना कर रहे हैं, अभी हम जब तक पानी नहीं मिलेगा हम रोज यहीं आएंगे। महिलाओं ने कहा, हर घर जल हर घर नल योजना का काम विभाग ने 2 साल से अधूरा छोड़ दिया है। कई बार जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार लगाई गई, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पुरानी पेयजल योजना में पानी नहीं आ रहा है। कई किलोमीटर दूर से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। इलाके की महिलाएं कहती हैं कि उनकी जमीन में ही कोलीढेग झील बनी है, फिर भी वो प्यासे हैं। महिलाओं ने कोलीढेग के लिए कोली झील से लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग की है। पानी का बहुत हाहाकार हो रही है। अब पानी की बहुत ही समस्या हो रही है। जो हर घर जल नल योजना बनाई थी 4-5 साल पहले सरकार ने, वो भी अधूरी छोड़ के जो हमारे यहाँ जोगी की मड़ी है वहाँ पर आधा काम करके उसको छोड़ दिया गया है। कहीं जल संस्था या जल निगम में है इसका कार्य, तो जल जीवन मिशन में अगर उनके पास जाओ तो वो जेई कहते हैं कि जेई लोगों को हमने काम सौंप दिया गया है। जेई भी इसमें टाल मटोल कर देते हैं और यहाँ पानी की बहुत हाहाकार हो रही है। इसलिए हम मजबूरी से यहाँ आए हुए हैं कि हमारे यहाँ पानी की किसी की प्रकार की आपूर्ति कर दी जाए। चंपावत के लोहाघाट में पानी की समस्या को लेकर पहले ही कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन समस्याएं अब तक दूर नहीं की गई। लोहाघाट के एसडीएम रिंकू बिष्ट अब कह रही हैं कि विभाग के अधिशासी अभियंता को कहा गया है कि जल्द समस्याएं दूर कर ली जाएंगी, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि गर्मी आने से पहले ही इन बातों पर जोर क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि जिले में बैठे सीनियर अधिकारी से लेकर विभागीय अधिकारी तक मौन रहते हैं। कोलीढेग झील के संबंध में कुछ महिलाओं का समूह मेरे से आज आके मिला, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि हर घर जल हर घर नल के स्कीम के तहत ठेकेदार द्वारा कुछ जगह पर काम नहीं किया गया है। पेयजल समस्या की बात सिर्फ चंपावत या फिर देहरादून तक सीमित नहीं है। पहाड़ी जनपद चमोली के लोगों में भी समस्याओं का समाधान नहीं होने से नाराजगी है। पेयजल संकट को लेकर चमोली कस्बे की महिलाओं ने जल संस्थान अधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया कि बीते 20 दिनों से कस्बे में पेयजल की किल्लत है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हम तो सिर्फ पानी की समस्या को लेके आए हुए, क्योंकि एक मेन बिंदु बस हमारा पानी की समस्या है। चमोली की सारी जनता जो है हाहाकार हो रखी है पानी के बगैर, क्योंकि कुछ महिला पुरुष उसमें ऐसे हैं कि बुजुर्ग हैं जो बाहर पानी लेने जा ही नहीं सकते, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कौन करेंगे। वो अगल बगल पड़ोस में बच्चों को कहते हैं कि हमारा पानी भर दो, ये भी एक बड़ी समस्या है। चमोली में जल संस्थान अधिकारी कार्यालय पहुंची महिलाओं ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार अगर 3 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। साथ ही वहीं चारधाम यात्रा मार्ग को बाधित करने को मजबूर होना पड़ेगा। यदि पानी आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। बाकी हमारी चमोली की हमने सभी जनता ने निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार चुनाव में यदि पानी हमको नहीं मिला, 2 दिन के अंदर हमारे अंदर यदि पानी नहीं आया तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं डालेंगे।
हाल के दिनों में राज्य में कम से कम 30 से ज्यादा इलाकों में पेयजल समस्याएं की खबरें मीडिया की सुर्खियां रही। लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष का वो बयान भी याद आता है जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तराखंड पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य की जनता को एक कहानी सुनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा भी था कि जब महिलाएं दिन भर पानी ढोने के लिए ही परेशान रहती थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो सिर्फ उत्तराखंड में ही 12 लाख घरों तक नल का जल पहुंचा दिया गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलकर निकल गए। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और राज्य के कई इलाकों में महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक पेयजल के लिए धरना करने को मजबूर हैं और कई इलाकों में तो फिर से वोट बहिष्कार की चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव में 30 से ज्यादा गाँव में लोगों ने वोट ही नहीं दिया था और जब खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तब शासन, प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यशैली सवालों के घेरे में थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वोट बहिष्कार ही एकमात्र विकल्प बच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। राज्य में उपचुनाव होने हैं। बीजेपी कांग्रेस चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस की चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने खटीमा विधायक भुवन कापड़ी से खास बातचीत की है। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राज्य में उपचुनाव होने हैं, किस तरह से देख रहे हैं और कितने तैयार है सर कांग्रेस? देखिए, राज्य में उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस उपचुनाव के लिए तैयार है और हमने अपने दोनों प्रत्याशियों की भी घोषणा की। हमारे मंगलौर से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और पिछली बार महज 400-450 वोट से चुनाव हारे थे, और बद्रीनाथ विधानसभा से लखपत बुटोला, जो जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और क्षेत्र में काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं। तो इन दोनों के नामों को सर्वसहमति से तय किया गया है और उन जगहों पर पर्यवेक्षक भेजकर बातचीत कर इन नामों पर चर्चा कर फिर इसको तय किया गया है। तो दोनों प्रत्याशी मजबूत हैं और नामों की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो क्या लग रहा है कि जो 2 विधानसभा हैं, किस तरह से आप जीत का भी दावा कर रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से अभी आपके एक कैंडिडेट तो भाजपा में शामिल हो गए, राजेंद्र भंडारी, तो उसके लिए बाद कुछ दिक्कतें लग रही हैं बद्रीनाथ सीट पर? देखिए, राजेंद्र भंडारी जी को क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विधायक चुनकर विधानसभा भेजा। अब जिस देवतुल्य जनता ने उनको कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुना, तो उन्होंने उस जनता के साथ छलावा किया है, धोखा किया है। बद्रीनाथ के विधानसभा के साथ जो है धोखा किया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि निसंदेह क्षेत्र में उनके प्रति रोष है, लोग नाराज हैं। तो जनता जो है कि उत्तराखंड की पढ़ी लिखी है और वो ज़रूर सबक सिखाएगी कि कोई भी नेता हो, किसी दल में हो, कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल तो जो जनता ने उसे दिया वो पूरा करना चाहिए। बीच में ही दल बदल जैसी घटनाएं जो राजनीति को भी और क्षेत्र की जनता के विश्वास को भी कमज़ोर करती हैं। तो इसका खामियाजा निश्चित जो है कि राजेंद्र भंडारी जी को भुगतना पड़ेगा। मंगलौर भाई साहब एक ऐसी सीट है जिस पर आज तक बीजेपी कभी खाता नहीं खोल पाई, या तो वो कांग्रेस के पास रही है या फिर बसपा के पास वो सीट रही है। तो क्या इस बार उम्मीद है कि आप ही लेकर के आ रहे हैं वो सीट? बिल्कुल, उस सीट को हम ही लेकर आएंगे और चुनाव में भी बीजेपी कहीं उसमें नहीं होगी। बीजेपी चुनाव भी जो है कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच ही होगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर ही रहेगी। ऐसे में आप लोग को ये आरोप भी लगा रहे हैं कि बीजेपी के पास अपने कैंडिडेट नहीं है, एक राज्य से बाहर से बुला लिए और दूसरा आपके छीन लिए। देखिए, बीजेपी सत्ता बल, धन बल, बाहुबल, इस पर भरोसा कर रही है। अब आप जो उन्होंने प्रत्याशी मंगलौर में उतारे हैं वो भी अन्य दूसरे राज्य से लेकर आए हैं। धन बल के आधार पर उनको वहाँ प्रत्याशी बनाया गया है और सत्ता बल के आधार पर जो है बद्रीनाथ के राजेंद्र भंडारी जी को जो है कि प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखिए, सबसे बड़ा है जनबल, जो है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा है जनबल। जनता का बल जिसके साथ होता है वही राज करता है और जनता के लिए जो काम करता है वही राज करता है। तो निश्चित ही जनबल कांग्रेस के साथ रहेगा। अच्छा, लगातार बीजेपी एक ये भी आपको घेरने का काम करती है कि लोकसभा के जब इलेक्शन हुए तब भी आपने कैंडिडेट्स काफ़ी लेट मैदान में उतारे और इस बार भी बीजेपी ने भी काफ़ी पहले उतार दिया, बसपा ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिया, और कांग्रेस पीछे क्यों रह जाती है भाई साहब? कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, 2 दिन हो गए हैं। और कांग्रेस में देखो आंतरिक लोकतंत्र है,
सबको अपनी बात रखने का, फिर उसके बाद चर्चा करने का, उसके बाद कहीं प्रत्याशी तय किया जाता है, तो वो प्रक्रिया होती है। और भारतीय जनता पार्टी में तो थोप दिया जाता है। और सरकार विकास के नाम पर, सड़कों को बिछाने के नाम पर पेड़ ताबड़तोड़ तरीके से काट रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और दूसरी तरफ वहीं उद्यान विभाग ने 70 करोड़ के पेड़ भी खरीदे, जो कि घोटाले का विषय भी है। कोर्ट ने भी उसमें कह दिया है कि सीबीआई जांच होगी। किस रूप में आप इन दोनों ही मामलों को देख रहे हैं? देखिए, सरकार भ्रष्टाचार पर संलिप्त है, ये तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसको हम हमेशा बोलते भी रहते हैं। अब देखिए, कोर्ट को कहना पड़ रहा है सीबीआई जांच कराए, जो जिम्मेदारी सरकार की होती थी, और उसके बाद भी सरकार क्या एक्शन लेती है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। रही बात जंगल काट कर सड़कें बनाना, देखिए सड़कें आवाजाही के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम संपर्क से नहीं जोड़ेंगे लोग, तो लोग पहाड़ों पर या कहीं अन्य जगह पर कैसे रुकेंगे? विकास के लिए सड़कों का होना बहुत अनिवार्य है। हाँ, लेकिन जहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं उसके एवज में दूसरी जगह पर 4 गुने 5 गुने पेड़ लगाए जाने चाहिए। इसको भी सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए। सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। तो आप भुवन कापड़ी जी को सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।